फैज हमीद को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के अगले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। उन्हें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुंचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने जैसे संगीन इल्जामात का सामना है। इस खबर ने मुल्की सियासत में थरथल्ली मचा दी है। हुकूमत का मानना है कि फैज हमीद एक आलाकार थे और उनके हैंडलर बानी पीटीआई थे, इसलिए अब यह मामला बानी पीटीआई पर जाकर ही रुकेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बानी पीटीआई फैज हमीद को अपनी आंख और कान मानते थे। यही नहीं, तहरीक इंसाफ के दौरे इख्तिदार में हुकूमती पॉलिसीज तक फैज हमीद की मर्जी से बनती और चलती थी। तहरीक इंसाफ के पार्टी टिकट्स भी फैज हमीद के ही कहने पर दिए जाते थे। बानी पीटीआई हुकूमत के तमाम मामलात में फैज हमीद को न सिर्फ साथ रखते थे बल्कि उनकी तजावीज़ हरफे आखिर मानी जाती थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बावजूद फैज हमीद रियासत से ज्यादा बानी पीटीआई के वफादार रहे और उनके लिए काम करते रहे। जब शहबाज शरीफ पहली बार वजीर आजम बने तब मरियम नवाज के साथ वजीर आजम हाउस से जो उनकी ऑडियो लीक हुई थी ना, उसके पीछे भी यही फैज हमीद थे। सानिहा 9 मई से मुताल्लिक मुसद्दिका इतलात हैं कि यही फैज हमीद थे जिन्होंने बानी पीटीआई और चंद मफरूर रहनुमाओं के साथ मिलकर सारी मनसूबाबंदी की थी और अहदाफ मुकर्रर किए थे। बानी पीटीआई और फैज हमीद से मुताल्लिक अगर यह कहा जाए कि उनका चोली दामन का साथ था तो कुछ गलत नहीं होगा, मगर वो कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहते। लालच की ये हंडिया आज बीच चौराहे फूट चुकी है। पीटीआई वाले सबको बताते फिर रहे हैं कि उनका फैज हमीद से और उनके कोर्ट मार्शल से कोई लेना देना नहीं है। फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तो फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर खुशी से फूले नहीं समा रहे और टॉक शोज में बताते फिर रहे हैं कि जी फैज हमीद ने तो उनके साथ कुछ ऐसा नहीं किया, इसलिए अब वो उनके साथ कुछ भी हो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे रिश्तों से मुताल्लिक मियां मोहम्मद बख्श फरमा गए हैं कि निच्चा दी आशनाई को लो फैज किसे नहीं पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। जी हाँ, सूरत हाल दोनों तरफ एक जैसी है, क्योंकि जरा ये भी बता रहे हैं कि दौरान हिरासत फैज हमीद ने भी सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है और बता दिया है कि कैसे वो बानी पीटीआई के साथ मिलकर रियासत मुखालिफ इक़दामात में शरीक रहे। ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ये चार्जशीट सिर्फ फैज हमीद के खिलाफ नहीं है बल्कि इसका असर बानी पीटीआई पर भी होगा। इस चार्जशीट के बाद इम्कानात खासे बढ़ गए हैं कि किसी भी वक्त बानी पीटीआई का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ 26 नवंबर के बाद कौमी असम्बली का पहला और धुआंधार इजलास शुरू हो चुका है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ को खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि हमारे यहाँ एक शख्स हुक्मरान था जिसका नाम अयूब खान था। पाकिस्तान तोड़ने और बांग्लादेश बनने की सारी जिम्मेदारी उसी एक शख्स पर आयद होती है। आज उसी अयूब खान का एक रिश्तेदार यहाँ सुबाइयत का कार्ड खेल रहा है। वजीर दिफा ने तहरीक इंसाफ को चैलेंज किया कि अगर 26 नवंबर को उनके 12 अफराद हलाक हुए थे तो आए, उन अफराद के शनाख्ती कार्ड, कब्रों और वर्सा से मुतालिक तफसीलात शेयर करें। गोली क्यों चलाई, इस सवाल का जवाब भी वजीर दिफा ने खूब दिया और इंकशाफ किया कि उस दिन डी चौक में जब कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर हमला किया तो गंडापुर के गार्ड्स ने पीटीआई कारकुनान पर फायरिंग की थी। इस वाकये की फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। वजीर दिफा ने यह भी इंकशाफ किया कि 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ ने जिन बातों पर इत्तफाक किया था अगर वो सामने आ जाएं तो उनके कारकुनान उन्हें जूतियां मारेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतालिक भी ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अगर पीटीआई में हिम्मत है तो वो अपनी जबान पर कायम रहें और सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करके दिखाएं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई एक शख्स भी बानी पीटीआई के कहने पर सिविल नाफरमानी नहीं करेगा। वजीर दिफा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बार कौम बानी पीटीआई की किसी कॉल पर कान नहीं धरेगी, क्योंकि उनके साथ जो 24 से 26 नवंबर के दरमियान उनकी अपनी पार्टी लीडरशिप ने किया है ना, वो किसी जुल्म से कम नहीं था। एक तरफ तो दुहाइयां दी जा रही हैं कि जी उनके 12 कारकुन शहीद कर दिए गए हैं और 15 दिसंबर को पूरी दुनिया में वो उन शोहदा के लिए दुआया तकरीबात का एहतमाम भी कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ बेहिसी का आलम यह है कि जब किसी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर से सवाल पूछा कि अगर उनके 12 कारकुन शहीद हुए हैं तो बतौर पार्टी चेयरमैन वो इस कत्ल की FIR दर्ज क्यों नहीं करवाते, तो बैरिस्टर गौहर का जवाब था कि जिसका बच्चा मरा है वो जाए और जाकर FIR दर्ज कराए। ये अलग बात है कि की तरफ से दरखास्त दायर करने का कानूनी तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल परवेज संधेला साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमायूं मेहमन साहब जी, हमारे फेवरेट भी हैं, रेगुलर फीचर भी हैं सीधी बात का। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब ज्वाइन करने के लिए। और क्योंकि आप रेगुलर फीचर हैं तो आपको एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। और सर आपके ब्राउनी पॉइंट्स ये हैं कि पहला सवाल और डिस्कशन का आगाज मैं आपसे करूंगी सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, ये जो फैज हमीद साहब के हवाले से जो सारी डेवलपमेंट हो रही है कि जब चार्जशीट उनको कर दिया गया है, उनके हवाले से एक और चीज भी सामने आई है सर, विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन एक चीज जिसके ऊपर मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ, दैट इज के उनके कोई 50 से जायद कुछ ऐसे सियासतदान थे जिनके साथ उनका डायरेक्ट रब्ता था। इतलात ये बताती हैं कि बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। सर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा पुरानी जान पहचान है, मैं पर्सनली ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप उन सियासतदानों में थे जिनका डायरेक्ट रब्ता था फैज़ हमीद के साथ? ए, बी के डिस्पाइट द फैक्ट कि किसका रब्ता था किसका नहीं था, 50 से ज्यादा सियासतदानों के साथ एक सेंसिटिव पोस्ट और एक हाई प्रोफाइल की ऊपर बैठे हुए एक शख्स का रब्ता होना, क्या ये आईनी है, क्या ये कानूनी है, क्या ये आपको समझ में आता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो ना डीजीआईएसआई ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन दोनों का ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए किसी भी पॉलिटिशियन के साथ डायरेक्ट, सिवाय प्राइम मिनिस्टर के, या सिवाय जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके, या इंटीरियर मिनिस्टर है उसके, जहां पे होना चाहिए। आप डीजीआईएसआई के 50 की बात कर रहे हैं, आप जनरल बाजवा साहब की कर लेंगे तो उनको तो रात को लोग 1-1 बजे फोन करते हैं कि बाजवा साहब मैं हार रहा हूं, कुछ करें, और फिर वहां से कुछ होता है। ऐसे भी होते हैं, देखिए हर जगह पे होते हैं, ये सारी चीजें हैं, पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान को क्या समझ रही हैं? मतलब आई डोंट नो कि आप, ठीक है मुझे ब्राउनी पॉइंट्स दे रही है, मैं तो आपके इस सवाल पे आपके ब्राउनी पॉइंट्स काटूंगा कि आपने ऐसा सवाल पूछा है पाकिस्तान में बैठ के कि मुझे समझ नहीं आती कि इसका मैं क्या जवाब दूं। और रही बात ये कि जब जब इसको कर रहे हैं और हम इनके ऊपर अब कोर्ट मार्शल कर ही रहे हैं, तो जो 50 पॉलिटिशियंस हैं उनमें, ठीक है, बेशतर जो है वो एक बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है कि पीटीआई के हैं,
वो कितने परसेंट लोग होंगे, कि क्या 30% है, क्या 27% है, क्योंकि 27% भी बेशतर में चला जाएगा, 26% भी बेशतर में चला जाएगा, तो उस लिहाज से देखना पड़ेगा। और क्या जो बाकी लोग हैं, क्या उनके ऊपर भी चार्जशीट होगी कि नहीं होगी, कि या सिर्फ पीटीआई वाले होंगे, जैसे हमने 9th होनी पे में चाहिए कि देखा नहीं है होनी कि चाहिए, वो आप सारे बताइए। लोग जो कि सॉरी उनके ऊपर चार्जशीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फॉर दैट मैटर एक ही बंदा था, चाहे एक ही सियासतदान था देखिए आपकी ना, पार्टी का जो कि डायरेक्ट राब्ते देखिए में था, उसके ऊपर चार्जशीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, मेरे लिहाज से डायरेक्ट राब्ता डजंट मीन के चार्जशीट होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बता दूं, डीजीआईएसआई की ठीक है, मुझे नहीं पता कि कौन कौन सियासतदान थे, लेकिन बाज ऐसे पोजीशन वाले लोग होंगे, लेट्स से पार्लिमानी लीडर्स हो जाते हैं, हो सकते कोई हो, उनके साथ कोई आप बातचीत तो हो रही नहीं हो, कोई थे। चीज हो रही हो, सो आई एम नॉट प्रीवी टू दैट, मैं कह नहीं सकता। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप ये चीज कहेंगे कि जस्ट बिकॉज के इमरान खान के साथ उनके राब्ते थे और इमरान खान के ऊपर हम केस करेंगे, तो फिर जिन बाकी जो लोग थे उनके ऊपर भी करें, और खासतौर पे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वाले उनके साथ भी करें, ये सारी चीजें आपको फिर करनी पड़ेगी। और फिर वाई, अगर हम ये कहते हैं कि इन्होंने अपने जो वही वाली बात थी कि अगर हम ये क्या कहते थे, रिटायरमेंट के बाद इन्होंने आए अपने जो आर्मी एक्ट तोड़ा है, जो ड्यूरिंग अपने पोजीशन में जब ये थे, हाजिर सर्विस थे, तो ये तो आइन तोड़ रहे थे, उस तरह से जो इनका जो ओथ है वो उसको तोड़ रहे थे, और उसमें जनरल बाजवा साहब भी थे। फिर उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों कर रहे थे। देखिए, ये एक बहुत ऐसी दलदल में आप चीज को जानने लगे कि जहां पे जब उसने सक इन करना शुरू कर दिया ना, फिर मसले हो जाएंगे। बात चीजों को वो कहते हैं, लॉट ऑफ गुड मैनर्स इज प्रिटेंडिंग व्हाट इज हैपनिंग इजंट हैपनिंग, और बात चीजों को आपको इग्नोर करना चाहिए। अगर हमने आगे जाना है और हमने चीजें करनी है, हमें पता है हर एक ने गलतियां किया है, चाहे वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, पीटीआई की गवर्नमेंट हो, मौलाना फजल रहमान की गवर्नमेंट हो, जो भी हो, सबने गलतियां की हैं, एज ए पॉलिटिकल पार्टीज भी, एज एन इंडिविजुअल्स भी, एज ए गवर्नमेंट भी, एज एन अपोजिशन भी, इदारे भी, जुडिशरी भी, हर एक ने की है। अब सवाल ये उठता है, आज का सवाल ये है कि क्या हम लोग आज इस पोजीशन पे हैं कि हम इस पाकिस्तान की खातिर एक चीज पर आ जाए, ट्रूथ पर सच बोले कि हाँ हम सबसे गलतियां हुई हैं, उसके बाद सारे के सारे पूरी अवाम से माफी मांगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सफर अवाम थी, और उसके बहुत बाद अच्छी बात कर रहे हैं। रिकंसाइल करे और ऐसा काम करे कि जो चीज ना हो। और ये याद रखे, जो बेसिक फंडामेंटल बात है जिस पे हमेशा लड़ाई हुई है, चाहे वो 2013 हो, 18 हो या 24 हो, वो इलेक्शंस हैं। तो हमें इलेक्शंस के प्रोसेस को देखना पड़ेगा कि ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल, बड़ी चाहे अच्छी बात आप कर रहे हैं। पीटीआई को बड़ी भी अच्छी फायदा बात कर थी। रहे हैं। मैं सॉरी इसी चीज को लेकर के आगे परवेज संधेला साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगी। परवेज साहब, आपके साथ भी मेरा एक सिमिलर ही क्वेश्चन है, क्योंकि 50 से ज्यादा सियासतदानों के साथ फैज हमीद राब्ते में थे। बेशतर का ताल्लुक पीटीआई से था, लेकिन सारों का तो नहीं था। कुछ का ताल्लुक बाकी सियासतदानों से भी होगा, आपका तो नहीं था उनसे ताल्लुक, और अगर था तो क्या होना चाहिए? सर, आपकी पार्टी के कितने लोगों का उनके साथ ताल्लुक था, ये बता दें। देखिए, अभी फिलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तल्लक निकला, तो उसी पे बात कर लेते हैं। जब नून लीग का निकलेगा फिर उस पर बात करेंगे। फिलहाल जो तल्लक निकला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से निकला है, और ये तल्लक अभी से नहीं है। हासिल बजिंजो साहब जो है, वो आपको याद है जब इलेक्शन हुआ था और कुछ 38 से 58 वाला जो है वो जीत गया था, 58 वाला जो वोटों वाला वो हार गया था। तो उनसे पूछा था कि ये कैसे हुआ था, तो उन्होंने कहा था जनरल फैज से जाकर पूछ लें। अब वो हम दुनिया में नहीं, अगर वो होते तो आज कहते कि मैंने तो ये बात तब बता दी थी। और फिर इमरान खान साहब जब फरमाया करते थे ना कि मुझे अपना कोई भी बिल पास करवाने के लिए जनरल साहब को कॉल करनी पड़ती है, एजेंसियों को कॉल करनी पड़ती, तो ये तमाम लोग राब्ते में थे तो तभी काम होता था ना। लेकिन क्योंकि अब सेनेटर साहब हमारे सीनियर हैं, वो देखें, अब मैं फिर वो कहूंगा कि वह चाहे वो मोहसिन बेग हो या कोई और मोहसिन हो, इनका वो पार्टी मोहसिनों के साथ यही करती है जो आज उनको इस हाल में छोड़ दिया है। देखिए, कल तक वो कहते थे कि मेरी सर्दियां नहीं गुजरती इस जो फैज साहब है, तो अब वो उनको मान ही नहीं रहे कि हमारा उनसे कोई तल्लक है, कोई वास्ता है या किस तरह की है। देखिए, ये पार्टी चलती ही रही ही है, हुकूमत चलाते ही जनरल फैज रहे हैं। इमरान खान साहब तो सिर्फ उठते थे और उनको उठाते थे, पानी छानी के छट्टे मार के वो हेलीकॉप्टर में बैठते थे, वापस आते थे, तो फिर उनका 4 साढ़े 4 बजे दूध का टाइम होता था, वो वापस बनी गला चला जाते थे। हुकूमत तो जनरल फैज चलाते थे ना उस वक्त, तो हमें यही बताया जाता था। अब ये माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल इनके तल्लक निकल रहे हैं। जनरल फैज साहब जो है ना, ये मेरे ख्याल में जो उन पे चार्ज लगे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो उनको जो सजा होने वाली है, असल सजा जिसको होनी है वो आपको भी पता है।
क्योंकि ये सियासत से मुझे लगता है कि हमेशा के लिए नहीं ये सर, जो मुझे नहीं किरदार पता। नहीं परवेज भाई, मुझे नहीं पता आप मुझे क्यों इतना वो वेल इन्फॉर्म्ड इस मामले में समझ रहे हैं। क्योंकि पता क्या, कुछ फैसले हुकूमत ने करने हैं। अब हुकूमत के दिमाग में क्या, यकीन जाने अल्लाह जानता है कि मुझे नहीं पता सर। क्योंकि अभी अगर आप कह रहे हैं कि असल सजा किसको होनी है, जाहिर सी बात है आप इशारा कर रहे हैं बानी पीटीआई की तरफ। तो अगर फैज हमीद को चार्जशीट किया गया है तो बानी पीटीआई को होना चाहिए अगर राब्ते, और अगर जो है बाकायदा सियासत के अंदर इंटरफेरेंस जो है वो साबित हो गई है। लेकिन सर हुकूमत ने आगे केस बना करके भेजना है, आप लोगों ने कुछ एक्शन लेना है नहीं लेना, आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? आप मुझे बताएं, मुझे ये ना पूछें कि जी आपको सब पता है। मुझे नहीं पता, आपने मुझे बताना है सर। देखें, अब बारी है इमरान खान साहब की, जो ख्वाहिश रखते हैं सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की, सियासतदानों से बात नहीं करना, लेकिन जब उनका केस जाता है मिलिट्री कोर्ट्स में तो वहां पे नहीं जाना चाहते। देखिए ना, अब उनकी ख्वाहिश है कि कहीं किसी तरह का से मिलिट्री से कोई बात हो जाए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात हो जाए, लेकिन जब बात आती है कि उनके कोर्ट के जो केसेस हैं वहां पे जाने वाले हैं, तो वो कहते नहीं कि मेरे सारे जो है वो सिविल अदालतों में चले जाए। इमरान खान साहब जो है वो महीने आद की दूरी पर है। जनरल फैज की जो सजा है ना, वो समझे आपके इमरान खान साहब की सजा है। और इमरान, देखिए ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान, एक मिनट सर सिलसिला बंद करने से पहले मुझे जरा थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें। इस वक्त आप नेशनल टीवी पर हैं और आपको लोग लाइव सुन रहे हैं। क्या हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि वो बानी पीटीआई का केस आगे मिलिट्री कोर्ट्स के लिए भेज रहे हैं? बिल्कुल, देखें ये तो बिल्कुल लिखा हुआ है। वो क्या कहते हैं, नौशा दीवार या कुछ कहते हैं, ये तो साफ लिखा हुआ है कि इमरान, अगर देखें, मुझे ये बताएं जरा, जिन जिन जराइम में इमरान खान साहब मुलव्वस हैं या जो जो उन पे मुकदमात हैं, अगर उन्हीं मुकदमात पर जनरल फैज साहब पर मुकदमा चल सकता है, जो कि जाहिर है आर्मी का जनरल है, तगड़ा जनरल है, डीजी आईएसआई रहे हुए हैं, वो अपनी तरफ से इमरान खान साहब को 10 साल ला रहे थे और खुद भी वो 10 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहे थे। अगर उन पे ये मुकदमा चल सकता है तो इमरान खान साहब किस बात की मूली हैं, या इमरान खान साहब कौन से इतने लाडले हैं? और अगर लाडले थे तो अब एनी मोर लाडले नहीं है, ये केस उनको भुगतना पड़ेगा और ये मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान साहब का केस चलेगा। अच्छा, ये जो मिर्जा इख्तियार बेग साहब जो कॉन्फिडेंस परवेज संधेला साहब मुझे बता रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट सर, तो मैं ये जो मुझे बात कर रहे हैं मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 दफा इनसे पूछा और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये केस जाएगा। यानी कि हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने बानी पीटीआई का केस आगे मिलिट्री ट्रायल्स के लिए, मिलिट्री कोर्ट के लिए भेजना है सर। तो आप प्रिवी हैं इसके, आप ऑन बोर्ड हैं? बाद में ये तो नहीं होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जमहूरियत याद आ जाएगी कि जी एक टाइम पे किसी टाइम पर ये मुल्क के वजीर आजम रहे हैं तो नहीं मुंतखब नुमाइंदों के साथ इस किस्म का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। आप ऑन बोर्ड है सर? नहीं, पहली चीज तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा वेल थॉट ऑफ फैसला था कि डीजीआईएसआई को गिरफ्तार किया जाए और कोर्ट मार्शल किया जाए, और उसके साथ मकसद ही यही था कि ये जो प्रैक्टिस चल रही है कि फौज के बासर लोगों के साथ हम सरबराने मुमलकत ताल्लुक बनाते हैं और उससे फिर वो जायज़ नाजायज़, इधर प्रेशर उधर प्रेशर, गिनती के नंबर, आरटीएस, ये सब चीज़ें उनके ज़रिए से चीज़ें करवाई जाती हैं। ये सिलसिला कहीं तो रुकना है, और रुकना उसी वक्त है जब आप उन लोगों को जो इंस्ट्रूमेंटल हैं, जो मुलव्विस हैं, जिन्होंने ये इस हद तक लाइन क्रॉस की है, रेड लाइन क्रॉस की है अपने ड्यूटीज में, उनको आपने टास्क पे लेना होगा। नहीं तो ये हर साल बढ़ता जाएगा, हर साल बढ़ता जाएगा, और एक वक्त वो आएगा कि नाम के प्राइम मिनिस्टर बैठ के आप हुकूमत कर रहे होंगे। तो मैं तो इस बात का तो बिल्कुल कायल हूँ कि ये फैज अहमद साहब का ताल्लुक पीटीआई से बिल्कुल है, और 218 के इलेक्शन में उनका इन्वॉल्वमेंट हर एक को पता है। आरटीसी जो इख्तरा थी वो उन्हीं की थी। बुशरा बीवी के साथ उन्होंने काबू में करके पूरी हुकूमत को चलाई, चीफ मिनिस्टर लगाना उतारना, ये सब वहाँ से थे। उसके बाद जो चीज़ ज़्यादा है कि उनके रिटायरमेंट के बाद भी अडयाला जेल में जो बानी पीटीआई के कुछ कम्युनिकेशंस होती थी, वो लोग जो पकड़े गए हैं, उनके भी ताने बाने जो हैं वो फैज हमीद साहब के लोगों में से थे, वो उनके फेवरेट लोग या बासर लोग या क्लोज मिलने वालों में से थे, तो वो भी पकड़े गए हैं। फिर वो ब्रेक डाउन किया गया, क्रैक डाउन किया गया वो नेटवर्क जिससे कम्युनिकेशन हो रहा था इमरान साहब का। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद मैं नहीं समझता कि अब इस चीज़ को कोई रिवर्स कर सकता या करना चाहिए। मैं अपनी ज़ाती हैसियत से कहूँगा कि ये फौज में जब भी चीज़ें होती हैं वो बड़ी सोच समझ के कवानीन को अपने देख के
और फिर उस फर्द एक कोई मामूली आदमी नहीं है, जर्नल है जिसका पहली बार पाकिस्तान की तारीख में मैंने देखा कि इस लेवल के ऊपर मुहासबा और इस तारीख के ऊपर फर्द जो नुमाइश की गई चार्जशीट उसमें की, तो ये मामूली बात नहीं, इसको आप आम चीज ना समझें। इसके एक मकसद है, एक इसके मायने हैं, और मायने यही है कि फौज से भी ये किरदार खत्म हो और ये प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह ये जो सियासतदान है ये आलाकार बनाते हैं और एक्सटेंशन दे देते हैं या दूसरा मराद दे देते हैं, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। अब किस नाम की जमहूरी हुकूमत है? हर बार आप बड़े फख्र से कहते हैं जमहूरियत आ गई, जो जमहूरियत का ये सुगन है, ये जमहूरियत का हुस्न है। किस बात की जमहूरियत? अगर रिमोट कहीं और है और वहां से चलाया जा रहा है, आप अवाम की क्या खिदमत कर सकेंगे? क्या आप फैसले कर सकेंगे? क्या रिफॉर्म्स कर सकेंगे? रिफॉर्म्स तो वो होंगी जो पीछे बैठने वाले जिनके हाथ में रिमोट है वो बताएगा कि किसको रिफॉर्म्स देनी, किसको मराहत देनी, किसको फायदे पहुंचाने। तो मैं समझता हूँ जाती तौर पे ये बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला है। हालांकि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जब ये फैसला करा तो लोगों को डाउट था, लेकिन अब सबको यकीन है, लोगों की बल्कि निगाहें हैं कि इसका हतमी इख्तिताम किस तरह से होता है। मैं ये समझता हूँ और मैं सपोर्टर भी हूँ इस बात का कि जहाँ जहाँ उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है अपनी फौज में, क्योंकि फौज में बड़ी पक्की लाइनें होती हैं, आपको पता है कि इस लाइन से आप आधा इंच नहीं जा सकते, ये आपकी पावर है, ये आपके ऊपर वाले की पावर है, ये आपके नीचे वाले की पावर है, लिहाजा आप उनको फ्लांग के इधर से उधर नहीं कर सकते। फौज का एक डिसिप्लिन है। तो मैं समझता हूँ कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब का फैसला को हमने सराहा है और इसके हतमी फैसला भी होना चाहिए। और मकसद हतमी फैसले का है कि आइंदा के लिए ये चीज खत्म हो जाए। हर इलेक्शन में ना, अब हमने उन्हें 2018 के इलेक्शन के कहते हैं, वो हमें अब 2024 का इलेक्शन का कह रहे हैं कि जी फौज ने आपको जितवाया। ये फौज के लिए भी हमारा सही नहीं, ये उनका भी मोरल खराब करता है। फौज का काम जो है वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, लेट देम डू इट। सियासत जो आपका काम है वो आप खुद करें। हर बार इलेक्शन में फौज को जिस तरह से मुलविस किया जाता है और क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी जाती है, उनकी भी हमारी भी। आज हम जीत के आए हैं, हमने 3 इलेक्शन लड़े हैं, वोट लिए हैं वहां पे, आज हम फ्लोर पे बोलते हैं तो वो सामने से कहते हैं कि ये तो इलेक्टेड है नहीं। तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। जो लोग अपने बलबूते पर जीते, ये सिलसिला बिल्कुल जो खत्म होना जमात अपने चाहिए। बलबूते पर जीते। जी संदेला साहब, आप कुछ जितनी ऐड करना नंबर का चाहते हैं खेल कर लें, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक वेरी क्विकली। संदेला साहब जी करनी है, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है, ये इमरान खान साहब की अपनी ख्वाहिश भी है और वो चाहते थे कि ऐसे मुजरिमों का जो कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए, उनको वहीं पे जाना चाहिए। और अपने दायरे हुकूमत में बड़े इसके बड़े प्रचार करते थे, बल्कि वो तो आपके सामने ही है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इमरान खान साहब की भी ये दिली ख्वाहिश पूरी होगी, जो इस किस्म के मुजरिमे हैं उनका ट्रायल जो चलिए ये हमायूं अहमद साहब से पूछ लेते हैं कि अभी आप जो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, पहले तो सिर्फ ये अंदेशा था ना कि जा रहा है मिलिट्री कोर्ट में, या पता नहीं रहेगा, या पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, या नून लीग नहीं करेगी। अब अगर मुसद्दिका तौर पर कह रहे हैं कि भाई बानी पीटगाय का जो मामला है वो अब मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, तो लेट्स सी कि हाउ हमायूं अहमद एंड दिस पार्टी रिएक्ट्स टू इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। विल बी बैक।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी सर्दियों में बड़ी सहूलत, मगर रात को हीटर और अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। गैस और कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो निहायत जहरीली और बेरंगो बू गैस है। ये आप और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। मोदी हुकूमत कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत के मुतालबे की सजा देने के लिए उनकी जायदादों पर कब्जा कर रही है। भारतीय हुक्काम ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इलाके बीच बिहाड़ा में मजीद 5 रिहायशी मकानात जब्त कर लिए हैं। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। नून लीग से परवेज संधेला साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सेनेटर हुमायूं मेहमन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त है आगे। आप जितना चाहे मर्जी जनरल फैज़ हमीद से डिसोन कर लें और फैज़ हमीद की फैज़याबी से जितना चाहे मर्जी आप इनकारी कर लें, सर ये बात तय हो चुकी है। इस शो में तो 100% तय हो चुकी है। ये नून लीग वाले क्या कह रहे हैं कि जी जो बानी पीटीआई हैं वो तो आगे उनका मामला मिलिट्री कोर्ट्स के लिए जा रहा है। देखिए, इससे है जैसे इनकी बातों से मेरे ख्याल में आवाम भी सुन रही है और आपने भी देखा होगा, एक तासुर ये पैदा हो रहा है कि सारा कुछ जो फैसला हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं समझा तो मिर्जा इख्तियार बेग साहब ये कह रहे थे कि ये फैसला जो हुआ है ये इमरान खान के लिए ही हुआ है, और यही बात संदेला साहब भी कह रहे हैं कि ये फैसला ही उसके लिए हुआ है। सो इन अदर वर्ड्स, इमरान खान को काबू में करने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया है। अब मजे की बात ये सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसी क्या बात है। वो कह रहे हैं मैंने ये नहीं कहा था। मिर्जा साहब बात मुकम्मल कर लेना सेनेटर साहब, तो फिर मैं आपके पास आती हूँ, आप क्लियर कर लीजिएगा। जी सेनेटर साहब मुकम्मल कर लीजिए। मुझे कह रही है या उनको? अच्छा ठीक है। मैं देखिए उन्होंने जो बातें की ना उनसे तो यही पता चलता है कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसी तरीके से हुआ था, यही फैसला हुआ और इसी के लिए ही होना था, ये सारी चीज। खैर एनीवे, वजह ये है, सवाल उठता है कि ये कर क्यों रहे हैं। देखिए इन लोगों के दिमाग में था, और राना सनाउल्लाह शाह साहब भी कह चुके हैं प्रोग्राम में कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान इस तरह डट के खड़ा होगा। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो 1-1.5 साल बगैर किसी प्रॉब्लम के, और बीमार भी नहीं हो रहा, फिट है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको पाए की जरूरत नहीं है खाने की, वो हर चीज खा लेता है। वो वहां पे पहले तो कैदियों के साथ बैठ के वो दाल भी खा लेता था, ठीक है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिट भी है। नंबर 2, वो दुम दबा के भी नहीं भागा, मतलब कोई डील करके दुम दबा के मुल्क से भाग जाना वो भी उन्होंने नहीं किया, उधर ही खड़ा है। कहते हैं कि अगर मुझे मिलिट्री कोर्ट्स लेकर जाना है ले जाओ, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा अपने उसूलों पे। तो जो आइडियोलॉजिकल सियासतदान होता है, आइडियोलॉजी सही हो या गलत हो, वो उस पर खड़ा रहता है। वो उस तरह नहीं होता कि थोड़ा सा प्रेशर आया नहीं और रोते हुए साइन करके कभी 10 साल के लिए कभी 5 साल के लिए मुल्क से बाहर भाग गए, या अपने आप को बीमार कर दिया और सारा वो जो भी टाइम था वो पिम्स में गुजार दिया, या पिम्स के बाहर सड़क के दूसरी तरफ एक घर है, उस घर में पता नहीं क्या कुछ होता रहा, वहां गुजार दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाज ऐसे सहाफी हैं जिन्होंने अपनी लिखी हुई है, यादाश्तें लिखी हुई हैं, और उन्होंने कहा था कि वो जब मिले थे बाद सियासतदान से तो वो क्या कर रहे थे उस वक्त।
तो इस किस्म की चीजें, तो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉब्लम है इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान ने इन दोनों की छुट्टी की हुई है। इनको पता है कि अगर इमरान खान रहा और इमरान खान पॉलिटिक्स में रहा तो फिर इन लोगों की नहीं चलेगी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। इसी लिहाज से इमरान खान ने कहा था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे मेरे खिलाफ, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये पहली बार है कि पूरा सिस्टम एक आदमी के खिलाफ है, और वो आदमी जेल में बैठा हुआ भी इन सब पे माशाल्लाह हावी है। इसकी वजह यह है कि वो बंदा उसूल का पक्का है, वो बंदा अपनी बात का पक्का है, वो बंदा पीछे नहीं हट रहा, वो बंदा किसी वजह से। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आपने जवाब तो दे दिया, मैं इसका जवाब आपको बाकी पार्टी से ले देती हूँ। लेकिन सर, आपने आइडियोलॉजी की बात की, आपने असूलों की बात की। वैसे मैंने बात करनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि आप इतनी ज्यादा बात आइडियोलॉजी और असूल की कर रहे हैं सर, तो मॉरली ये अच्छा भी नहीं लगता ना कि आप अपने लोगों को डिसोन कर दें। ठीक है, आप फैज हमीद को डिसोन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका बुरा वक्त चल रहा है, मैं समझती हूँ उनको डिसोन ही कर दें। लेकिन सर, आप अपने लोगों को भी डिसोन कर रहे हैं। आपके बकौल कोई 12 अफराद हैं आपके जो कि शहीद हो गए हैं और उनको गोलियां लगी हैं 24 से 26 नवंबर के बीच में। उनके बारे में जब ये बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा गया कि आप इसकी FIR क्यों नहीं करा रहे हैं, आप लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि भाई ये जिनके बच्चे मरे हैं उनके फैमिलीज को, उनके वालिदैन को इस हवाले से जो है FIR करानी चाहिए, क्योंकि पार्टी अगर जाकर के लीगल केस करेगी तो उसका प्रोसेस ही कुछ और है। सर, क्या प्रोसेस है? एक आपने किसी वकील को ही भेजना है और जाकर के आपने करना है, पार्टी को तो इसको ऑन करना चाहिए। देखिए इस तरह है, इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी को ऑन करना चाहिए, पार्टी ऑन कर रही है। इसलिए पार्टी आज भी, अभी सेनेट में भी कहा गया है कि 12 कंफर्म थे और 13वां अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे कि 13वां भी शहीद हो गया। एक जो जख्मी था वो भी जख्मों किताब ना लाके उसने भी शहादत नोश कर ली है। तो ये चीजें तो अनफॉर्चुनेटली है, ठीक है। अब उसमें जो टेक्निकल चीजें वो गौहर साहब भी बताएंगे, लेकिन आई एम श्योर कि अगर मेरी औलाद को प्रॉब्लम हुआ है तो उसूलन या मैं करूंगा, अगर पार्टी करेगी तो फिर ये याद रखे उसको ये पॉलिटिकल रंग भी दे सकते, उसको ये खराब भी कर सकते, और ये लोग इस किस्म की चीजों के ये बहुत ज्यादा माहिर है। अब ये चीजें तो जो कोई लॉयर है वही बता सकता है, मैं उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि हम ओन करते हैं। रही बात फैज हमीद साहब की, देखिए फैज हमीद साहब के लिए इमरान खान ने हमेशा एक बात कही है कि ही इज एन एसेट फॉर पाकिस्तान, ठीक है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारे लिए, उन्होंने कहा पाकिस्तान के एसेट है। और हर वो DGISI, हर वो शख्स जो कि इस तरह की पोस्ट पर होता है, चाहे वो जो मर्जी हो, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट पे होता है, दे आर सपोज्ड टू बी एसेट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ है, वो कोई भी है, दे आर एसेट्स ऑफ पाकिस्तान। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो ओन करते हैं। हाँ, तो सर, बात चीजें एसेट्स की तरह ट्रीट करना चाहिए ना, अपने लिए पर्सनली थोड़ी ना काम कराना चाहिए। सर, कहाँ आप उनको इतना हाई रेट कर रहे हैं कि जी एसेट्स हैं, दे आर सो वैल्यूएबल, लोगों को वैल्यूएबल ही रहना चाहिए। देखिए, पर्सनल काम कराने वाले तो वो लोग हैं जो रात के 2 बजे फोन करते हैं कि मैं हार रहा हूं, कुछ कीजिए। अब ये हर एक ने कहा हुआ है, उन ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा हुआ है, ये जनरल बाजवा साहब ने खुद कहा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। आप मुझे एक बात बताएं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और जनरल बाजवा को ये लोग क्यों फोन करते थे, वजह क्या थी? क्योंकि जनरल बाजवा साहब की वो सिफारिश पे आए थे अपने ससुर की, सुन ले, ये खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हुआ है कि उनके ससुर की सिफारिश पे मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है। इसका मतलब है मियां नवाज शरीफ सिफारिश पे लोगों को भर्ती करता है, इसका मतलब है वो लोगों का हक मारता है। इसका मतलब है क़यामत वाले दिन उनसे सवाल होगा कि जिनका हक दिया गया था, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहिए था, उसको क्यों नहीं बनाया, सिफारिश पे क्यों बनाया? मैं पूछ लेती हूँ सर, मैं पूछ लेती हूँ। परवेज संदेला साहब, ये आप देख रहे हैं, ताने भी आपको पढ़ रहे हैं, माजी के आपको जो है वो वाकयात भी कोट करके आपको बता रहे हैं, और सर आपको ये बताया जा रहा है, मेहमद साहब आपको ये बता रहे हैं कि बानी PTI आइडियोलॉजी पर खड़े हैं, असूलों पर खड़े हैं। तो सर देख लें भाई, आपके असूल, आपकी आइडियोलॉजी किधर गई? एक ही असूल उन्होंने मुतारफ कराया जिसका नाम उन्होंने यू टर्न रखा था। इसके अलावा कौन सी आइडियोलॉजी, कौन से असूल, कौन से कानून कहां पर खड़े हैं? अपनी हर बात से तो वो यू टर्न ले लेते हैं। इस पे तो मेरे ख्याल में स्वाए एक उनकी जो टोटल आपके ज़हन में जो सबसे पहला
यू टर्न लफ्ज आता है या वो सड़क पे चलते निशान आता है यू टर्न, तो आपके ज़हन में क्या बात आती है? इमरान खान साहब। तो इसलिए छोड़े इस बात को। देखिए ये जो 12 लोग कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला की जात उनको उनके अगले सफर आसान फरमाए। अगर ऐसा हुआ है तो देखिए अब ये कह रहे हैं कि उनके घर वालों का मसला है, सोशल मीडिया पे बेचना है उन 12 लाशों को, गिद्धों की तरह नोचना है उन 12 लाशों को, दुनिया भर को बताना है कि 12 लाशें, इंटरनेशनल मीडिया को कॉल करना है। आपने देखे इन्होंने जो गूगल ड्राइव में सेव करके चीजें पूरी दुनिया में फैलाई है, वो करनी है इन्होंने, इसका पूरा फायदा उठाना है। इस्लामाबाद की सड़कें लाल रंग की तस्वीरें लगाकर सोशल मीडिया पे डालनी है, बताना है दुनिया जहान को कि अंधाधुंध फायरिंग हुई कत्ल, लेकिन उनका मुकदमा नहीं लड़ना। और फिर यह भी नहीं बताना कि जो गिरफ्तार हुए हैं वो कहां है, कोई उनके पीछे गया है? कभी सुना है इनके मुंह से कोई गिरफ्तार भी हुआ है? हालांकि हमारे नॉलेज के मुताबिक बहुत सारे कारकुन गिरफ्तार भी हुए हैं। कभी किसी पीटीआई के मुंह से सुना है कि इतने गिरफ्तार हुए हैं, इतने लोगों के पीछे किए हैं, इतने लोगों को बकला दिए? कभी नहीं सुनेंगे। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने लाशों को बेचना है, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। और इमरान खान साहब की तो बात ही ना करें आप, वो जितने बड़े लीडर हैं और जितनी बड़ी इन्होंने उनके बारे में मतलब करके दिखाई है। अब मैं मियां नवाज शरीफ कहां और इमरान खान कहां? इमरान खान का क्या मियां नवाज, आपने कभी बात करनी है तो मियां नवाज शरीफ के वो किए हुए कामों के बात करें, उसके मुकाबले में मुझे बताएं कि इमरान खान ने कितने काम किए हैं। सिर्फ पहले 2.5 साल अगर उठा लें, जब 91 में मियां साहब आए थे, उन्हीं से कोई मुकाबला कर लें और बताएं जो उस दौर में उन्होंने काम किए थे इमरान खान साहब ने किए। तो इमरान खान साहब का मुकाबला कहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुकाबला? इमरान खान साहब अपनी जिंदगी पूरी, मुझे एक बड़ी मैं अल्लाह ताला की जात के यहाँ बड़ा हाथ जोड़ के दुआ भी करता हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये उन दिनों में इमरान खान साहब को कुछ नहीं हुआ। 12 के साथ इन्होंने 13वां अडयाला से भी डाल देना था कि ये भी हुकूमत का काम है, यहां पे भी हुकूमत ने कुछ किया। और कासिम सूरी साहब ने तो बता दिया था कि इमरान खान साहब के साथ कुछ छेड़छाड़ी की जा रही है और फिर उनके साथ कुछ जहर दिया जा रहा है, उन पे कुछ स्प्रे किया जा रहा है, उनकी जान को सख्त खतरा है। क्योंकि उस वक्त लग रहा था 12 के साथ 13वां भी आ जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कासिम सूरी साहब भी झूठे निकले और बाकी इनकी फेक न्यूज भी सारी झूठी निकली। देखें, स्वाय इनका फेक न्यूज, स्वाय इनका पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम देना, स्वाय इनका सियासी तौर पर कहीं पाकिस्तान में इस्तेहकाम ना आ जाए। इस वक्त जो भाग दौड़ चल रही है, पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, इसके सिवा कोई हो सकता है। लेकिन मुझे आज बड़ी उम्मीद थी कि बिना जो है वो आज भी आप भी थोड़ा सा आज इस बात का जिक्र करेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफी हद तक जो है वो इस बात को रियलाइज कर लिया है कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे और दूसरी जमातों के नुमाइंदों के साथ, हुकूमत के साथ बैठेंगे और अपने मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट में तय करेंगे। क्योंकि आज उन्होंने ये कहा, मैंने आगे उसी बारे में बात करनी थी, लेकिन अब आपने शुरू कर दिया तो चलें करें बात। फिर आज आपकी दोस्ती होने जा रही है, मुबारकबाद दे दूं आपको। अब बाकी शो जरा हंसी खुशी दोस्ती में कर लें कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी देखिए, एक सच्चा जमहूरियत पसंद इंसान इस बात पर बड़ा खुश होगा कि इमरान खान साहब को जिन लोगों ने वोट दिए हैं, थोड़े दिए हैं, ज्यादा दिए हैं, जो उनके मेंबर है पार्लियामेंट के, वो पार्लियामेंट के अंदर रहें, भाग भाग कर सड़कों पर और डी चौक पर ना जाएं। क्योंकि जब लोग वोट देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि पार्लियामेंट में जाएं, कानून साजी में हिस्सा लें, हमारे इलाके की तरक्की के लिए अपना रोल और किरदार अदा करें, ना कि इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद बंद कर कर इस मुल्क की तबाही का बायस बने। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे अगर 25-26 साल की जो स्ट्रगल है उसके बाद अब इमरान खान साहब को ये बात समझ आ गई है, उनकी पार्टी को समझ आ गई है कि हमने ये जो मसाइल है इनका पार्लियामेंट में हल ढूंढना है, पार्लियामेंट में बहम मुबासा करना है। तो मैं इस बात पे बड़ा खुश हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सेनेटर साहब पे भी इस पे पॉजिटिव रहेंगे कि मामलात जितने भी हल होने, जो भी करना है वो पार्लियामेंट करें, डी चौक की तरफ कभी दोबारा ना देखें। और वैसे भी अब डी चौक की तरफ इनको जाने भी देगा भी कोई नहीं है। ठीक है। ये मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपने सुना है ये नून लीग तो बड़ी खुश है, परवेज संधेला साहब भी बड़े खुश हैं, दोस्ती हो रही है, तो आप भी इस दोस्ती के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे, आप आगे बढ़ करके मजीद फैसिलिटेशन देंगे एज ए थर्ड पार्टी कि जी हुकूमत और जो पीटीआई है उसके बीच में सब अच्छे तरीके से जो है वो सेटल हो जाए ताकि आगे के लिए राह अच्छी हमवार हो। ऐसा ही है सर कि यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन इट? जी देखें, पहली चीज तो ये है कि बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने एक मज़ाकरती 5 रुकनी टीम बनाई है और पार्लियामान ऐवान में पहली बार उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव मज़ाकरत का हमको नजर आया है। दोनों जमातों को उन्होंने इशारा दिया है कि वो मज़ाकरत करना चाहते हैं। ये मैं कब से सब इंटरव्यूज कॉलम में यही कह रहा था कि दरवाजे बंद करके मज़ाकरत के बगैर कुछ नहीं हासिल करते। उनकी जेब में जितने पत्ते थे सब पत्ते उन्होंने खेल के देख लिए, सब हिकमत अमली लगाई, हासिल कुछ नहीं हो सका। वो भी अंदर हैं और बाकी जो उनकी मुतालबात हैं वो सब अपनी जगह वैसी के वैसे ही। अब उन्होंने वो चीज इस्तेमाल की है, अवान में 100 वोट है उनके,
मैं उनसे यही कहता था। अच्छा, ये हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी में बड़े अच्छा काम करते हैं, उमर अयूब साहब वगैरह फाइनेंस एंड रेवेन्यू में होते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में आते हैं तो वहां पे हॉस्टाइल एटीट्यूड होता है, ना ऐवान चलने देते हैं, ना बातचीत, ना कोई चीज, कोई ना बिल, ना लेजिस्लेशन, ना कोई रिफॉर्म्स। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि सेंस प्रिवेल हुई है बेनिश, और सेंस प्रिवेल होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मुज़ाकरात का कन्विंस और गेट की कन्विंस बुनियाद पे बैठ के हम करेंगे, ये पहले कर देना चाहिए था। अब जहां तक वो बातें हो रही थी लाशों की, मैं ये एक बात कहूं कि लाशों की सियासत के लिए तो पूरा ये आपका डी चौक का स्टेज सजाया गया था, लेकिन हार्ड लाख बदकिस्मती वो नहीं मिल सका, क्योंकि तो मेन यही था कि हम सोशल मीडिया में फिर इसको उछालेंगे, पूरी दुनिया में उछालेंगे और हुकूमत को टॉपल करेंगे। लेकिन अगर ये कहते हैं कि 300 पहले इन्होंने कहे, फिर 278 कहे, फिर कम होते 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 100, अब वो 12 पे आ गए हैं, तो भाई 12 में कोई एक सबूत तो दे दीजिए। वैसे मिर्जा साहब उन 12 के बारे में वजीर दिफा ये कह रहे हैं कि वो 12 भी अली अमीन गंडापुर के गार्ड की फायरिंग की वजह से जो है वो मारे गए हैं, उसके बारे में भी ये बात की जा रही है। जी मुकम्मल कर लें। जी वहीं पे मैं आ रहा हूँ। आज ख्वाजा साहब ने बड़ा वाज़ा करा है, ख्वाजा साहब ने वाज़ा करा, मेरे साथी थे, कि गंडापुर के जो गार्ड था, जब ये लोग वापस जाने लगे तो कुछ लोग उनकी तरफ बढ़े, और वो लोग थे जो मन्नत कर रहे थे, बिनिश मिन्नत कर रहे थे कि ना जाएं, बानी का हुक्म है आप ना जाएं, ये बुशरा बीबी को भी और गंडापुर साहब को भी। और ये एकदम से लेके गाड़ी इन्होंने कही, उस वक्त लोग लपके जब थे तो उनके गार्ड ने फायरिंग की है। तो ये तमाम चीजें अब आस्ते आस्ते सामने आ रही हैं, और बात समझ में भी आती है कि वो बेचारे नौजवान जिनको एक नैरेटिव के तहत लाया गया था कि आप बानी को आजाद करा के साथ में लेकर आएंगे, जब ये वापस आने लगे डी चौक पे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। तो वो गाड़ी की तरफ लिपके हैं, ये समझे हमला कर रहे हैं और उस पर फायरिंग हुई है। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी, फैटल डेथ जो है वो नहीं हुई। नहीं तो ये तो सर अब तक इन्होंने पूरी दुनिया में 7वें आसमान और 7वें फ्लोर जमीन तक इन्होंने ये चीजों को सोशल मीडिया में उछाल देना था। तो अब बहरहाल में 2 बातें मुझे आज मुस्बत लगी हैं। एक, बैरिस्टर गौर ने कहा कि जी आपने डस्ट सेटल करते हैं पिछली बातों की और आगे चलते हैं, ये एक मुस्बत अंदाज है जो मैं अप्रिशिएट करता हूं। हमारी पार्टी बिलावल साहब हमेशा यही कहते थे, उन्होंने तो इनको ऑफर किया था जब से पहले इन्हें ऑफर किया था कि बस अल्लाह करे कि वो इस पर कायम रहे और आगे ऐसा हो भी। सेनेटर साहब ऐसा ही होगा ना, अब आप लोग तो दोस्ती के लिए जा रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। सर एक तरफ जहाँ पे बहुत अच्छी बात है ना सेनेटर साहब, वहां पर ना मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा दुख भी होता था, क्योंकि माजी में हम ये देखते थे, रिसेंट टाइम्स में, अभी 2-4 दिन पहले तक भी, हम एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट से हम कह के थक गए थे कि भाई आप आपस में बात करें, आपस में बात करें। अब एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है आपस में बातचीत करने का, लेकिन सर मुझे वो डायलॉग याद आ गया है, वो जैसे वो पंजाबी फिल्मों का होता था ना कि शाबाश थानेदारा जेरी माँ याद करा देती, ये वो वाली सूरत हाल है कि अब जब आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिला तो अब आपने कहा कि जी अब हमें पार्लियामान की बालादस्ती और पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए। तो सर ये अब आपका फाइनल ऑप्शन है ना, इस पे तो यू टर्न नहीं लेंगे ना आप? देखिए सीधी सीधी बात ये है, मुझे थोड़ा सा अफसोस बात चीजों पे हुआ है कि हम लोग ये जो कह रहे हैं कि 200, हम आज भी इस बात पे कायम है कि हमारे तकरीबन 148 लोग फर्दर मिसिंग हैं। हमारे कोई 5,500-6 हजार के करीब लोगों का बताया गया है कि वो अरेस्ट हुए हैं। उनमें से अराउंड मतलब 148 माइनस करके बाकियों का तकरीबन पता चल गया कि कौन कहाँ पे। ये 148 का पता नहीं चल रहा कि कहाँ है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा जब लोग रिहा होना शुरू होंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो जो लोग जुडिशियल होते जा रहे हैं उनको बेल मिलती जा रही है, तो वो नंबर्स जो जेल में थे या जो कैद में थे वो जब आज़ाद होते जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है।
12 लोग जिनकी शहादतें हुई हैं, अगर आप ये कहते हो कि इनको अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने मारा है, तो फिर देखिए ये याद रखें उन सारे गार्ड्स के पास एक किस्म का असला होगा। आप इन लोगों की ऑटोप्सी कर लेते, बाकी लोगों की ऑटोप्सी कर लेते, आपको पता चल जाता। और अगर फर्ज करें अली अमीन गंडापुर के लोगों ने मारा हुआ है और आप लोगों ने नहीं मारा, तो मुझे समझ नहीं आती पिम्स और पॉली क्लिनिक के ऊपर इतनी पुलिस क्यों थी, उसको कॉर्डन ऑफ क्यों किया हुआ था। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि अगर आप ब्लू एरिया में चले जाएं, ब्लू एरिया के जितने भी दुकानदार हैं, आप उनसे पूछ लें, उनके पास हुकूमत वाले जा रहे हैं और वहां पे पूछ रहे हैं कि भाई आपके कैमरे कहाँ हैं, उनके कैमरे चेक कर रहे हैं, उनके कैमरों के अंदर से चीजों को अगर जो नजर आ रहे हैं फुटेज तो उसको डिलीट कर रहे हैं। या आप जाके ब्लू एरिया में जाके किसी से भी पूछ ले, मैं नहीं कह रहा हूँ ब्लू एरिया वालों से पूछ अच्छा ले। सर, क्योंकि ये चीज़ हो मुझे शो क्लोज करना है, ये जो आपका रिजर्वेशन है ये वाली, ये फुटेजेस वाली, ये मैं परवेज संधेला साहब इसको यहीं पे एड्रेस कर दे ताकि मैं इसी नोट के ऊपर ना ये शो को जरा क्लोज कर दूं। ये जो हमायूं मेमन साहब कह रहे हैं, जरा प्लीज क्लैरिटी दे दे वेरी क्विकली सर। बिनस ये 2 दिन में जो ड्रामा चलता है ना, उसकी हजारों की तादाद में वीडियोस मौजूद है, हजारों की तादाद में। अच्छा। अगर वीडियो मौजूद नहीं है तो वो जो जिन दुकानदारों को जिक्र कर रहे हैं ना, वहां पे ठीक ठाक किस्म की इमरान खान साहब के फॉलोअर की तादाद होगी, वो हुकूमत की आने से पहले अब तक वो इनको दे चुके होते। किसी जगह पे कुछ हो तो ये ना, ये सारे मफरूजे हैं। अब जो इनको करना है ना, वो वीडियो ढूंढने के बजाय अमेरिका कॉल करें और वहां पे जो फर्में हायर की हुई ना पाकिस्तान के खिलाफ एंटी कैंपेन चलाने के लिए, उनसे पैसे वापस पकड़ लें, क्योंकि यहां पे ये हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं और हर तरह की शर्तें मानने के लिए तैयार हो चुके हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान की देसी मुर्गी। अच्छा, मुझे लग रहा था कि क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर साहब ने कहा कि भाई अब हमें अपना मसला सॉल्व करना है, डस्ट को सह पीटीआई ने, तो मुझे लगा दोस्ती हो रही है, लेकिन प्रोग्राम के एंड पे मुझे लग रहा है कि अभी भी ये दोस्ती हुई नहीं है। लेट्स सी कि व्हाट टुमारो हैज इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ अस। आज के लिए इतना ही। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं।